Hello students, I am Divya Kashyap from iWiz Education. I am your chemistry expert and we are doing solutions. ठीक है, तो अभी तक सॉल्यूशंस के अंदर हमने काफ़ी कुछ कर लिया है. लास्ट वीडियो के अंदर हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि सॉलिड्स जब लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं तो कैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बनते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है. तो अभी हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे दैट ऑन व्हाट फैक्टर्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिपेंड. तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि भी सॉलिड्स को हम पानी के अंदर घोलते हैं, डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है और फिर सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, आप कह सकते हो फिजिकल कंडीशन पे सैचुरेटेड बन जाता है, डिसॉल्व करना बंद कर देता है और वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है और फिर एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के बीच में. और हमने काफ़ी फैक्टर्स भी करे थे. तो सिमिलरली अगर हम गैसेस का देखें कि गैसेस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल हैं कि नहीं, तो हमने ये देखा कि सारी की सारी गैसेस पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होती है. अगर सपोज यहाँ पे मैं लिक्विड मतलब सॉल्वेंट को वाटर ले लेती हूँ तो सारी की सारी गैसेस जो है वो पानी के अंदर ही, एक पानी तो आपको पता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मोस्टली सब चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है. तो काफ़ी गैसेस हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व बिल्कुल भी नहीं होती है. पर ऐसा भी नहीं है कि गैसेस डिसॉल्व नहीं होती है, क्योंकि आपको पता आपके जो एरेटेड ड्रिंक्स है या आप कह सकते हो एक्वेटिक लाइफ जो पानी के अंदर जी रही है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ही ले रही है. ऐसे ही कार्बोनेटेड एरेटेड ड्रिंक्स जो आप पीते हो उसमें भी तो कार्बन डाइऑक्साइड ही पानी के अंदर घुली हुई है, राइट. सो दैट मीन्स देयर आर गैसेस व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर. इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सो सम गैसेस आर सॉल्युबल एंड सम गैसेस आर नॉट सॉल्युबल. सो सबसे पहले हम कुछ गैसेस का नाम लिखते हैं जो सॉल्युबल है और जो सॉल्युबल पानी के अंदर नहीं है. तो हमने ये देखा जैसे कि आपके पास है हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आपके पास नियॉन हो गया, ठीक है. तो ये गैसेस तो बिल्कुल ही पानी के अंदर डिसॉल्व होती ही नहीं है. बट गैसेस लाइक जैसे आपके पास है O2 हो गई, आपके पास ये नाइट्रोजन हो गई, ये अलग अलग फिजिकल कंडीशंस पे, मतलब अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को बदल देते हो तो एक स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशन अगर हम अप्लाई करें तो ये गैसेस डिसॉल्व पानी के अंदर हो जाती है, ठीक है. तो गैसेस डिसॉल्व होंगी या गैसेस डिसॉल्व नहीं होंगी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इजीली पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है और मिलके क्या बन जाता है H2CO3. सिमिलरली क्लोरीन गैस को पानी में डालो तो आपके पास आ जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है आपके पास. यहाँ पे हम इसको गैसियस फॉर्म में भी ले सकते हैं, पर यहाँ पे आप वाटर लिक्विड ले रहे हो तो मतलब आपको यहाँ ये करना है कि इससे आपको क्या मिल जाता है, HCl. सिमिलरली अगर आप SO2 देखते हो तो सल्फर डाइऑक्साइड भी पानी के अंदर घुल जाती है और क्या मिलता है आपको, H2SO3. So that means there are few gases which are not soluble and there are certain gases which are soluble under specific physical conditions and there are some gases which are easily soluble in water. So obviously there will be certain factors which govern the solubility. So one of the factor is the nature of the gas. एक फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ गैस, मतलब कि कौन सी गैस है जिसका हम सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं. क्योंकि देखिए क्या रहता है कि किसी भी गैस, अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस को पानी के अंदर घुलने के लिए या किसी भी चीज़ को किसी के अंदर घुलने के लिए उनमें इंट्रैक्शन ज़रूरी होता है. मतलब अगर हम गैस की बात कर रहे हैं तो गैस और वाटर के पार्टिकल्स में इंट्रैक्शंस ज़रूरी है. अगर इंट्रैक्शंस होंगे तभी कोई चीज़ किसी के अंदर घुल सकती है, नहीं तो वो डिसॉल्व नहीं हो सकती. या आप इंट्रैक्शंस को आप पर्टिकुलरली ये भी कह सकते हो कि उनके बीच में जो फोर्सेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए. मतलब गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस है दैट शुड बी क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर, तो वो इंट्रैक्ट प्रॉपरली करते हैं और वो डिसॉल्व हो जाते हैं. सो दैट मीन्स पहला फैक्टर तो आ जाता है हमारे पास नेचर ऑफ गैस. आई थिंक यू गॉट इट कि गैसेस को डिसॉल्व होने के लिए देयर हैज टू बी इंट्रैक्शन. अगर इंट्रैक्शन है तो गैसेस घुल जाएंगी, अगर इंट्रैक्शन नहीं है तो गैसेस डिसॉल्व नहीं होंगी, ठीक है. अब ऐसे ही दूसरा फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर. क्या फैक्टर है हमारे पास, टेम्परेचर. अब देखिए
मैंने आपको बताया था कि सॉल्युबिलिटी प्रोसेस हमारे पास एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और सॉल्युबिलिटी प्रोसेस हमारे पास एंडोथर्मिक भी हो सकता है। ठीक है, जितने भी प्रोसेसेस सॉल्युबिलिटी के प्रोसेसेस जो एक्सोथर्मिक है उसमें क्या रहता है, मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उस केस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, उस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। वैसे भी देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी चीज को मैं टेम्परेचर दे रही हूं, गैस की अगर पर्टिकुलरली बात कर रही हूं कि अगर हम गैस को टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो आप देखिए कि आपको लगता है कि गैस घुलेगी नहीं, क्योंकि टेम्परेचर देने से तो गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी काफी इंक्रीज हो जाएगी, दे विल ट्राई टू एस्केप, वो उड़ने लगेंगे क्योंकि गैसेस वॉलेटाइल होती है, तो वो तो एस्केप कर जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी तो उल्टा डिक्रीज कर जाएगी ना उस केस में। तो नॉर्मली जो गैसेस का सॉल्युबिलिटी रहती है पानी के या किसी भी लिक्विड के अंदर, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और टेम्परेचर बढ़ाने से ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ गैस के पार्टिकल्स एनर्जी पिक कर लेते हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, वो रैंडमली मूव करने लगते हैं, और जो सॉल्युबल भी होते हैं वो भी अपने सॉल्युबिलिटी को छोड़कर दे ट्राई टू एस्केप, तो वहां पे हमारे पास सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तीसरा फैक्टर है हमारे पास प्रेशर, थर्ड फैक्टर है हमारे पास प्रेशर। और देखिए गैसेस की सॉल्युबिलिटी इस फैक्टर से काफ़ी ज़्यादा गवर्न होती है, क्योंकि आपको पता है जो गैसेस होती है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, और आप ये भी जानते हो कि कोई चीज़ कंप्रेसिबल क्यों होती है, अगर उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होंगी तो गैस के अंदर तो मैक्सिमम है ना वो स्पेसेस, तो ऑब्वियसली कंप्रेसिबिलिटी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास ये सिलेंडर है और इसके अंदर ये वाटर है, ठीक है, इसके अंदर मैं गैस डाल रही हूँ, लेट्स से दीज आर द गैस पार्टिकल्स, ठीक है, तो ये थोड़े बहुत सॉल्युबल हैं, लेकिन अगर इसमें मैं मूवेबल पिस्टन डाल देती हूँ और मैं इस पे प्रेशर अप्लाई करती हूँ, इस पिस्टन को डाउन मूव करती हूँ, तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में सॉल्वेंट मतलब गैस और पानी के वो काफ़ी ज़्यादा आपस में क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आने से क्या होगा, उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो कहने का मतलब है जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है जब हम गैसेस की सॉल्युबिलिटी देखते हैं कि गैसेस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल है कि नहीं है, ठीक है। इसी के बेसिस पे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि प्रेशर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सॉल्युबिलिटी को गवर्न करता है गैसेस की लिक्विड में, तो इसी के बेसिस पे हमारे पास एक लॉ है दैट इज हेनरीज लॉ, हमारे पास एक लॉ है दैट इज हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ हमें एक्चुअली डिपेंडेंस दिखाता है कि जो मास ऑफ गैस जो घुल रहा है लिक्विड के अंदर वो कैसे प्रेशर से अफेक्ट होता है। तो देखिए हेनरीज लॉ हमें क्या बताता है, ये हमें ये स्टेट करता है दैट मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन गिवन लिक्विड, मतलब कितनी गैस किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रही है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। अब ये तो आपको क्लियर ही है ना कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स क्लोजर आ जाते हैं और उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब जो हेनरी हैं वो हमें ये बताते हैं बाय हेनरीज लॉ कि कितनी गैस पानी के अंदर या किसी गिवन लिक्विड के अंदर घुलेगी वो डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। जितना ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाई करोगे उतने वो क्लोजर आएंगे और उतनी मास ऑफ गैस ज़्यादा लिक्विड के अंदर घुल पाएगी। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली देखना चाहें तो जो मास ऑफ गैस है उसको हम एक्सप्रेस कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन की टर्म में। किस में एक्सप्रेस कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। अब इसको हम मैथमेटिकली किस तरीके से लिखेंगे, देखिए हम इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं तो मैंने आपको बताया कि जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स बी को सपोज मैं आप यहाँ प्रॉपर एक एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि अगर हो सकता है आपके माइंड से स्किप हो गया हो पहले वाला वीडियो। लेट्स से एक सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूट यहाँ पे हमारे पास है गैस और सॉल्वेंट हमारे पास है वाटर। तो सॉल्वेंट को मैं यहाँ कंसिडर कर रही हूँ एज ए और सॉल्यूट को मैं कंसिडर कर रही हूँ एज बी। तो मोल फ्रैक्शन की अगर बात करूँ तो यहाँ मैं इसको एक्स बी लिख सकती हूँ ना, तो इसी को मैं इस टर्म्स में लिख रही हूँ दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, मतलब जो गैस
कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व हुआ है गिवन लिक्विड में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। अब क्या होगा, अब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमने हटाया तो हमने यहाँ कांस्टेंट लगाया के डैश, इस कांस्टेंट को हम यहाँ भी ले जा सकते हैं, तो इसको हम यहाँ ले आते हैं, इट बिकम्स एक्स बी अपॉन के डैश इज इक्वल टू पी। नाउ this constant 1 by k dash is equal to Henry's constant that is kh। तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो इसका मतलब 1 by k dash को मैं kh से रिप्लेस कर सकती हूँ, तो मेरे पास बन गया xb is equal to kh equal to p। So this is the mathematical expression for the Henry's law। अब अगर हम kh की बात करते हैं, ये kh क्या है हमारे पास, तो आपको पता है ये kh हमारे पास एक हेनरीज कांस्टेंट है जिसको हमने हेनरीज लॉ में यूज किया है, ठीक है। ये किसके इक्वल है, दिस kh इज इक्वल टू 1 बाय k डैश। अब ये जो kh है इसकी वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, क्योंकि हर गैस की सॉल्युबिलिटी तो अलग होगी ना, हर गैस के मोल फ्रैक्शन जो गिवन लिक्विड में सॉल्युबल होंगे वो तो डिफरेंट होंगे, तो ऑब्वियसली जो kh की वैल्यू है इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। और अगर हमारे पास kh की वैल्यू हाई आ जाती है, जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास दो गैस हैं, लेट्स से A और B, में दो गैस ले लेती हूँ और मैं आपसे बोलती हूँ कि यहाँ पे जो मेरे पास A की वैल्यू है, लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, वो 10 है, ठीक है, और इस केस पे मेरे पास kh की वैल्यू 8 है, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो जितनी kh की वैल्यू हाई होगी इसका मतलब उस गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी, ज्यादा नहीं होगी, उतनी ही सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लेस। क्योंकि अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखते हो तो आप देखो यहाँ पे जो kh है वो एक्स बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्वियसली अगर kh की वैल्यू आपके पास हाई है तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेगी वो क्या होगी, लेस, मतलब सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, कम, मतलब कम मोल फ्रैक्शन के आपको गैस के मोल्स हैं जो गिवन लिक्विड के अंदर मिलेंगे। सो दैट मीन्स kh is Henry's constant, it is equal to 1 by k dash which is again a constant। kh की वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट वैल्यू होगी, kh जो है अगर kh की वैल्यू हाई है तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी लेस है, kh की वैल्यू अगर लो है तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो कभी भी आपके पास 2 या 3 गैसेस दी हुई है, उनकी kh की वैल्यू दी हुई है तो किसी गिवन टेम्परेचर पे, तो आप निकाल सकते हो ना कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, किसकी सॉल्युबिलिटी कम है। अगर kh की वैल्यू ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी उस पर्टिकुलर गैस की पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कम है, अगर kh की वैल्यू कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है। सो आई थिंक यू गॉट इट दिस हेनरीज लॉ। इसकी कुछ हम एप्लीकेशन करते हैं हेनरीज लॉ की। अब देखिए ये हेनरीज लॉ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ पे ये प्रेशर अप्लाई करके हम गैस को गिवन लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। पहला एप्लीकेशन ये आपको देखने को मिलता है इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इट इज सीन इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अब देखिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्या होती है, वहां पे पानी के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और फ्लेवरिंग एजेंट होता है। जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स होती है जिनको आप एरेटेड ड्रिंक्स भी कहते हो, उनमें होता क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है, ठीक है, जो फ्लेवर देता है, कलर देता है, और साथ में इसमें वाटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब आपने देखा होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती है वो टाइटली स्टॉपर्ड होती है। वो टाइटली स्टॉपर्ड होने का मतलब क्या होता है, अब टाइटली स्टॉपर्ड होने का मतलब ये है कि जब आप उसको टाइट बंद करते हो तो आप उस पर काफी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। तो काफी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने का मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी को आप इंक्रीज कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। अब लेकिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल के स्टॉपर को ओपन करते हो एकदम से, तो आप देखते हो उसके अंदर गैस बबल्स हो रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कोल्ड ड्रिंक बाहर भी निकल जाती है एकदम से प्रेशर से। तो वो कोल्ड ड्रिंक बाहर इसलिए निकलती है क्योंकि जब आप उस कॉक को खोलते हो तो प्रेशर रिलीज हो जाता है, मतलब जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज। इसलिए जो गैस है फिज की फॉर्म में एस्केप
हो जाती है। तभी एकदम से जब आप खोलते हो तो ऐसी आवाज आती है और जो गैस होती है वो एस्केप हो जाती है। सो दैट मीन्स, कहने का मतलब है कि प्रेशर अप्लाई करके आपने कार्बन डाइऑक्साइड को जबरदस्ती उसके अंदर डिसॉल्व कर रखा है, लेकिन जैसे ही आप प्रेशर को रिलीज करते हो तो गैस एस्केप कर जाती है, राइट। तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको पता है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो तब तक आप प्रॉपरली आप कह सकते हो पीने लायक रहती हैं जब तक उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, क्योंकि एक बार अगर आपने उस बॉटल को खोल दिया तो क्या होगा, उसमें से गैस निकलती जाएगी और वो कोल्ड ड्रिंक उतनी सही नहीं रहेगी पीने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि जो कोल्ड ड्रिंक्स आप घर में यूज करते हो, जैसे कोई गेस्ट आए, आपने ओपन किया, सर्व किया, तो एक ही बार में तो कई बार हम बॉटल को नहीं खत्म करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि वो कोल्ड ड्रिंक फ्लैट ना हो, फ्लैट होने का मतलब उसमें से सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना निकले, तो इट इज प्रेफर्ड कि आप उसको स्टोर करो फ्रिज के अंदर उल्टा करके। क्योंकि देखियो, अगर आप इस बॉटल को इस तरह से उल्टा करके फ्रिज में रखोगे तो उससे क्या होगा, ये थोड़ी सी बॉटल की शेप गलत बन गई है, समझ गए हो ना। तो अगर आप बॉटल को उल्टा रख करके रखोगे तो उससे क्या होगा, ये सारी कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी, और आपको पता है कोल्ड ड्रिंक क्या है, लिक्विड है ना, तो इसमें जो गैस होगी वो निकलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि गैसेस जो होती हैं वो लाइटर होती हैं लिक्विड से, वो यहाँ ऊपर की तरफ इकट्ठी हो जाएगी और आपकी कोल्ड ड्रिंक कुछ टाइम तक चल जाएगी। लेकिन अगर आप बॉटल को इस तरह से रखते हो, इस तरह से अगर आप बॉटल को रख देते हो तो क्या होगा, इसमें से जो गैस है वो तो ऊज आउट करती ही रहेगी, है ना, क्योंकि गैस की टेंडेंसी है एस्केप करने की। तो इसलिए अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हो और आप उसको फ्लैट होने से मतलब थोड़ा टाइम लगाना चाहते हो कि भी वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहे, उतनी ना निकले, तो इट इज़ प्रेफर्ड टू कीप इट लाइक दिस। इसको उल्टा करके आप फ्रिज के अंदर स्टोर करो तो आपके कुछ टाइम के लिए ज़्यादा चल जाएगी। सो नाउ मूविंग ऑन द पॉइंट विच वी वर डिस्कसिंग, सो आई थिंक यू गॉट इट कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर प्रेशर अप्लाई किया गया है तभी कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर घुली हुई है। वंस यू रिलीज द प्रेशर द गैस जस्ट गेट्स एस्केप बिकॉज इट इज अ वॉलेटाइल गैस और फिज करके आपको आवाज आती है। सेकेंड एप्लीकेशन इज, यू हैव सीन, आपने लोगों ने कईयों ने एडवेंचर भी किया होगा, सम पीपल लाइक टू एक्सपीरियंस एडवेंचर इन देयर लाइफ। आपने स्कूबा डाइविंग के बारे में सुना होगा। तो दूसरा एप्लीकेशन है हमारे पास स्कूबा डाइविंग। देखिए क्या रहता है, आपको पता है कि स्कूबा डाइविंग में क्या होता है, जो डाइवर्स होते हैं वो काफ़ी पानी के अंदर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डीप डाइव करते हैं। अब अगर हम पानी के अंदर बहुत ज़्यादा अंदर जा रहे हैं तो हमें सांस तो चाहिए ना, तभी हम जी सकते हैं। सो व्हाट दे डू, दे एक्चुअली कैरी द सिलेंडर्स। वो क्या कैरी करते हैं, सिलेंडर्स, ताकि उनको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम ना हो। इनके जो सिलेंडर्स यूज होते हैं ना, इनके सिलेंडर्स के अंदर कौन सी गैसेस होती है, मोस्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है। तो अब क्या रहता है, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस डाइवर्स कैरी करके जा रहे हैं, अपनी पीठ पे सिलेंडर रख के मतलब कैरी करके मास्क लगाकर वो काफ़ी डीप डाइव कर रहे हैं। तो जब वो डाइव करते हैं, बहुत नीचे चले जाते हैं पानी में, तो वहाँ पे जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है। जितना पानी के अंदर जाओगे, नीचे जाओगे, उतना प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब प्रेशर ज़्यादा होने से क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है ब्लड के अंदर, उसकी दैट गेट्स मोर सॉल्युबल इन ब्लड। नहीं तो अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन पे नाइट्रोजन गैस, हमने पढ़ा कि नॉर्मल कंडीशन पे जो नाइट्रोजन गैस है उसकी लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी कम है, पर जब डाइवर्स काफ़ी डीप चले जाते हैं, सो द प्रेशर लाइक ऑन द डेप्थ इंक्रीजेज एंड सो एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इंक्रीजेज। अब नाइट्रोजन गैस की जब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है तो उनको मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर उनको अच्छे से वो ब्रीथ कर पा रहे हैं। बट वंस दे स्टार्ट कमिंग अप, वो ऊपर की तरफ आते हैं जब वापस, तो क्या होगा, प्रेशर फिर से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है ना। नाइट्रोजन ब्लड में जो घुली होगी वो निकलने लगेगी। अब वो जब नाइट्रोजन जब निकलती है तो आपको पता है कि इससे एक बहुत आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फिनोमिना हमें देखने को मिलता है कि नाइट्रोजन जब ब्लड से एस्केप करती है ना, सो इट कॉजेज मैक्सिमम टाइम इट कॉजेज बेंड्स। बेंड्स का क्या मतलब है, जब वो एकदम से निकलती है ब्लड के अंदर, इट कॉजेज द बबल्स इन द ब्लड। तो ब्लड के अंदर क्या आ जाते हैं, बबल्स।
दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज बेंड्स, और वो काफी ज्यादा पेनफुल होते हैं डाइवर्स के लिए, एंड समटाइम्स दे आर प्रूव टू बी फेटल ऑल्सो, उससे डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है स्कूबा डाइवर्स को दैट इंस्टेड ऑफ टेकिंग दी सिलेंडर्स विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्सचर, इट इज प्रेफर्ड कि वो जो हम सिलेंडर कैरी कर रहे हैं उसमें साथ हीलियम भी हो, उसमें साथ में क्या हो, हीलियम, और इनका परसेंटेज जो सिलेंडर में रहता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली नाइट्रोजन 56.1%, हीलियम अराउंड 11.7% और ऑक्सीजन अबाउट 36.1 समथिंग अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज रहता है। तो अगर हम सिलेंडर के अंदर मिक्सचर कैरी करते हैं जिसमें हीलियम भी होता है तो बेंड्स नहीं बनते, क्योंकि जो हीलियम है उसका साइज काफी स्मॉल होता है। पहली बात तो वो बेंड्स बनने नहीं देता, और अगर फिर भी बेंड्स बन जाते हैं तो दैट हीलियम इज सो स्मॉल दैट इट कैन गो एंड फिल दैट स्पेस ऑल्सो। तो बेंड्स वाली कंडीशन को वो हमारी अवॉइड हो जाती है, एंड इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो अगर ऐसे बेंड्स बन जाएंगे, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ अ फेटल केस ऑल्सो, कैन प्रूव टू बी फेटल ऑल्सो। तो इसीलिए the divers are advised to carry the cylinders containing this mixture, that is nitrogen, oxygen and helium। तो यहाँ पे भी हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन आ गया ना। देखो प्रेशर जब ज्यादा हुआ डेप्थ तक तो क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन की बढ़ गई, जब ऊपर आए तो प्रेशर कम हो गया तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कम हो गई, तो नाइट्रोजन ने जब एस्केप किया तभी मैंने आपको बताया इट कॉजेस द बबल्स इन द ब्लड विच इज द कंडीशन ऑफ बेड्स। तीसरा एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं उनके अंदर हम देख पाते हैं ये। अब देखो आप जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं जो काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है, मतलब हाइट्स पे जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। अब इतने लो प्रेशर पे ना ऑक्सीजन जो है उसकी सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा नहीं रहती, इतने कम प्रेशर पे जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा नहीं रहती। इसलिए आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम हिल्स पे जाते हैं मैक्सिमम पीपल दे सफ़र द कंडीशन ऑफ नोजिया। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द सफरर, आई कैन नॉट ट्रैवल टू हिल्स, क्योंकि जब भी मैं हिल्स पे जाती हूँ मुझे नोजिया वाली फीलिंग होती है, मुझे चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग्स होती हैं। तो दैट कंडीशन इज एनॉक्सिया एक्चुअली। वो कंडीशन क्या होती है, दिस गिव राइज टू एनॉक्सिया। एनॉक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब ना हमारे जो ब्रेन है उसकी थिंकिंग पावर उतनी ज़्यादा नहीं रहती, ब्रेन उतने आप कह सकते हो फास्ट सिग्नल्स नहीं देता, उतनी सोचने की हमारी मतलब एबिलिटी नहीं रहती है उसमें। ये जो एनॉक्सिया है ना, ये एनॉक्सिया नोजिया की एक्सट्रीम कंडीशन है, ठीक है, आप समझे। मतलब नोजिया तो एक नॉर्मल कंडीशन है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको तबीयत खराब हो रही है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, इस तरह से। पर अगर नोजिया प्रोलॉन्ग्ड रहता है तो उसकी एक्सट्रीम कंडीशन क्या होती है, एनॉक्सिया। तो उसमें क्या होता है, जो ब्रेन है वो उतना अपने सिग्नल्स प्रॉपरली नहीं दे पाता, उस कारण क्या होता है, थिंकिंग एबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहती, ठीक है। मतलब इतने जल्दी जल्दी एक्शंस, आपको पता है नॉर्मली आपका ब्रेन कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, तो वहाँ पे जो ब्रेन का वो जो रिस्पॉन्डिंग टाइम है उसमें टाइम लगता है। सो दैट कंडीशन कैन प्रूव टू बी फेटल ऑल्सो अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन आ गया, क्योंकि जब हम हाइट पे जा रहे हैं वहाँ प्रेशर कम हो रहा है तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, ऑक्सीजन उतनी अवेलेबल नहीं है ब्लड के अंदर। दैट इज वाई द नोजिया कंडीशन और एनॉक्सिया कंडीशन इज arising. So I think you got it. So these are the 3 applications which we have discussed. ऐसे बहुत सी applications हैं, आप अपने in and around देखोगे तो आप कर पाओगे, मेक आउट कर पाओगे कि हाँ प्रेशर बढ़ाने से इसकी solubility बढ़ रही है, प्रेशर कम करने से यहाँ solubility कम हो रही है। So the pressure जो है ना, मतलब वो gases की solubility पे काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। So I think you got it. What is Henry's law? That the mole fraction of gas which is dissolved in a given liquid is directly proportional to the pressure applied, and mathematical expression also now you can derive. Now if we अगर हम देखें कि what are the conditions on which the Henry's law is applicable, तो हमने देखा कि जो हमारा Henry's law है ये applicable है कुछ certain specific conditions पे। पहला, it is not obeyed at all conditions of temperature and pressure, मतलब सारी कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर पे ये ओबेड नहीं है। इट इज मोस्टली ओबेड व्हेन द प्रेशर इज लो, ये अक्सर फेवर्ड होता है व्हेन द प्रेशर इज लो एंड व्हेन द टेम्परेचर इज मॉडरेट। और एक और चीज
ये लॉ तब ओबे होता है जब गैसेस जो होती है दे आर नॉट सॉल्युबल इन द गिवन लिक्विड एंड दे डोंट एक्चुअली रिएक्ट ऑल्सो विद दैट गिवन लिक्विड। तो ये 5 हमने कंडीशंस करी हेनरीज लॉ के लिए, दैट इट इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉर इट टू बी ओबेड द प्रेशर शुड बी लो, नॉट टू लो बट yes low, and the temperature should be moderate, neither too high not too low, and the gases should not be soluble in the given liquid or they should not chemically react with the given liquid. So I think you got it. So this is what is the solubility of gas in liquid. एक छोटा सा recap करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। इसके अंदर हमने फैक्टर्स पढ़े कि कुछ गैसेस सॉल्युबल हैं, कुछ नहीं है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे है। नेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर, प्रेशर, ये 3 आपने फैक्टर्स किए। प्रेशर पे बेस्ड हमने हेनरीज लॉ किया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया एंड एप्लीकेशंस तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको पता भी है इनके बारे में। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, स्कूबा डाइवर्स और ये जो माउंटेन क्लाइंबर्स है उसमें किस तरह से इनकी गैसेस की सॉल्युबिलिटी ये प्रेशर के साथ डिपेंड कर रही है। So with this we finish this video और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम पढ़ते हैं सॉलिड एंड सॉलिड टाइप के सॉल्यूशंस, जहाँ पे सोल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। सो थैंक यू।